कहानी शुरू होती है मैक्स नाम के एक लड़के से जो यहाँ एनी नाम की एक बच्ची के साथ खेल रहा था। एनी और मैक्स असल में बहुत अच्छे दोस्त हैं और बचपन से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा दोनों बहुत अमीर परिवारों से थे, इसलिए उनकी दोस्ती को लेकर फैमिली में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई और बाकी सब कुछ साथ में किया और बड़े होने पर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। उनकी जिंदगी काफी अच्छी कट रही थी, लेकिन फिर एक रात भारी बारिश के दौरान मैक्स एनी को साथ लेकर अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा था। उस वक्त मैक्स ने ड्रिंक की हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उसने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और कार सीधे एक पेड़ में जा घुसी। वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मैक्स तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन एनी की मौत हो गई। इस वजह से मैक्स को 3 साल की जेल हो गई। मैक्स को एक ऐसी जेल में भेजा गया जहाँ कमजोर लोगों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। मैक्स इस तरह के माहौल का आदी नहीं था, इसलिए शुरू में उसे बहुत मुश्किलें हुई। तब मैक्स पैसे देकर वहाँ के कैदियों को खरीद लेता था ताकि उसे दूसरों की तरह टॉर्चर न झेलना पड़े। लेकिन धीरे धीरे मैक्स को रियलाइज हुआ कि उसकी जिंदगी की एक्स्ट्रा लग्जरी ही उसके लिए मुसीबत बन गई है। अमीर होने के कारण उसने कभी खुद से कुछ नहीं किया था, सब कुछ पैसों के दम पर करवाया था। इसका मतलब था कि पैसों के बिना उसकी अपनी कोई पहचान या वजूद ही नहीं है। जब मैक्स को यह बात समझ आई तो उसने कैदियों को पैसे देना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उन कैदियों ने धीरे धीरे उस पर भी टॉर्चर शुरू कर दिया। वे मैक्स को भी बाकी लोगों की तरह सताने लगे और एक वक्त तो जुल्म इतना बढ़ गया कि कैदियों ने मैक्स को एक वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर दिया। काफी देर बाद जब मैक्स को बाहर निकाला गया तो उसे लगा कि शायद आज वह मर ही जाएगा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि इतने टॉर्चर के बाद भी उसे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा है। वहाँ रहते रहते उसका शरीर यह सब सहने का आदी हो गया था। ये जानकर मैक्स बहुत खुश हुआ और उसने समझ लिया कि अगर उसे असली दुनिया में टिकना है तो डरपोक बनकर नहीं बल्कि एक बहादुर मर्द की तरह जीना होगा। ये सब सोचते हुए मैक्स खुद को तैयार करने लगा ताकि आगे से कोई भी कैदी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत न करे। वह लगातार ट्रेनिंग करने लगा। बहुत ही कम दिनों में मैक्स काफी पावरफुल हो गया और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो गई। फिर उसने जेल के फाइटिंग मैचों में हिस्सा लेना शुरू किया और देखते ही देखते वह इतना जबरदस्त फाइटर बन गया कि कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे ही 3 साल गुजर गए और अब मैक्स जेल में बहुत फेमस हो चुका था। सब उसे वहाँ का सबसे बेहतरीन फाइटर मानते थे। अब उसकी 3 साल की सजा पूरी हो चुकी थी। जिस दिन मैक्स की रिहाई थी सबने उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके विदा किया। मैक्स खुशी खुशी जेल से बाहर आया जहाँ उसके पिता जेम्स उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जेम्स ने बाहर आते ही कहा कि हम अभी घर नहीं जाएंगे बल्कि हमें एक स्पेशल जगह जाना होगा। इन 3 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है। कई जगहों पर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है और खबरें हैं कि अब पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है जिससे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। आम लोगों को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जेम्स बहुत अमीर आदमी था, इसलिए उसके पास देश की सारी सीक्रेट खबरें थीं। फिलहाल सिर्फ अमीर लोगों को ही पता है कि कुछ ही दिनों में दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए सभी अमीर लोगों ने मिलकर जमीन के काफी नीचे एक ऐसा बंकर बनाया है जहाँ वे अपनी फैमिली के साथ पनाह ले रहे हैं। उस बंकर में जरूरत की हर चीज मौजूद है, इसलिए उन्हें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ वे ऐशो आराम से रह पाएंगे और दुनिया की तबाही से भी बच जाएंगे। यहाँ तक कि वे बंकर के अंदर से ही दुनिया की तबाही देख सकेंगे। जेम्स की ये बातें सुनकर मैक्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 3 साल में हालात इतने बदल गए हैं। फिर जेम्स अपने एक सीक्रेट हेलीकॉप्टर से मैक्स को लेकर उस खुफिया अंडरग्राउंड बंकर की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद जेम्स देखता है कि वह बंकर न सिर्फ जमीन के नीचे है बल्कि एक बहुत बड़ी नदी की गहराई में बना हुआ है। इस बंकर को इतनी गहराई में बनाने की एक खास वजह थी। जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू होगा तो उस जंग की तपिश और रेडिएशन इस बंकर तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे यहाँ पनाह लेने वाले सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। जेम्स फिर मैक्स को एक हाईटेक एलिवेटर के जरिए पानी के बहुत नीचे ले जाने लगता है। वह जगह इतनी गहरी थी कि एलिवेटर से वहाँ पहुँचने में काफी वक्त लग रहा था। फाइनली बंकर के पास पहुँचने पर अंदर जाने से पहले मैक्स और जेम्स के मोबाइल और बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक जगह जमा करा लिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें वहाँ की स्पेशल यूनिफॉर्म दी जाती है और उनके हाथ में एक हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया जाता है। मैक्स बिना देर किए सीधे अपनी माँ और दादी के पास जाता है क्योंकि बहुत दिनों से उसकी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मैक्स की माँ उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। फिर जेम्स मैक्स को पूरा बंकर घुमाकर दिखाता है। इस बंकर में उनके जैसे ही कई और रईस परिवारों ने शरण ली थी। वहाँ मैक्स की नजर एनी की फैमिली पर पड़ती है। एनी के पिता को देखते ही मैक्स तेजी से उनके पास जाता है और सच्चे दिल से उनसे माफी मांगने लगता है। एनी के पिता मैक्स को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया है। इसके बाद वे मैक्स और उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट करते हैं। उस रात दोनों परिवार सालों बाद एक साथ डिनर करते हैं और सब काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन वहीं एनी की बहन एना अभी भी मैक्स से बुरी तरह नाराज थी। वह अपनी बहन एनी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह मैक्स को अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसी बीच वहाँ केसी नाम की एक महिला अपनी टीम के साथ आती है। केसी इस पूरे बंकर की मालिक थी जिसे अमीर लोगों ने पैसे देकर बुक किया था। केसी वहाँ सभी को अपनी टीम से
दिलवाती है और कहती है, आप सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको यहाँ रहने का मौका मिला। अगर आप इतने अमीर ना होते तो यहाँ बुकिंग करना नामुमकिन था और शायद आप इस परमाणु युद्ध में मारे जाते, लेकिन मेरे इस बंकर की वजह से आप सुरक्षित रहेंगे और दुनिया तबाह होने के बाद भी आराम से सरवाइव कर सकेंगे। सभी लोग केसी की बात से सहमत होते हैं। उसी रात एना एक जगह वर्कआउट कर रही होती है, तभी मैक्स उसके पास आता है। मैक्स उससे दिल से माफी मांगते हुए कहता है, एना यकीन करो, तुम एनी से जितना प्यार करती हो मैं भी उससे उतना ही प्यार करता था। हम बचपन से साथ बड़े हुए, एक दूसरे को चाहा क्या, मैं कभी जानबूझकर चाहूंगा कि मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो जाए, वह सब बस एक एक्सीडेंट था। फिर भी मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुमने अपनी बहन खोई है। क्या मुझे माफ नहीं किया जा सकता? मैक्स आगे कहता है, मेरे पास तुम्हारी बहन की आखिरी निशानी है, और वह एना को एनी का वह फोन दे देता है जो एक्सीडेंट के बाद से उसी के पास था। एना बिना कुछ कहे फोन लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ वह फोन चेक करती है जिसमें एनी और मैक्स के खूबसूरत पलों के वीडियो थे। एना वो वीडियो देख ही रही होती है कि तभी अचानक पूरे बंकर में जोरदार वाइब्रेशन होने लगती है। पूरा बंकर बुरी तरह हिल जाता है और बिजली भी जाने लगती है। सब लोग घबराकर बाहर भागते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बंकर के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसकी वजह से बंकर इस तरह हिल रहा है। तभी माइक्रोफोन पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग ऊपर के हिस्से को छोड़कर बंकर के और भी निचले लेवल पर चले जाएं, ताकि वे और ज्यादा सुरक्षित रह सकें। इधर एना अपने परिवार वालों को ढूंढते हुए देखती है कि उसके पिता एक बहुत बड़े मलबे के नीचे दबे हुए थे, लेकिन मैक्स और जेम्स बहुत मेहनत करके उन्हें वहां से बाहर निकाल लेते हैं। अब वे किसी तरह वहां से सीधे नीचे वाले फ्लोर पर चले जाते हैं, जो कि असल में एक सेफ जोन था। वहां बहुत सारे मॉनिटर्स लगे थे जिनके जरिए बाहर के हालात देखे जा सकते थे। जब सब सेफ जोन में पहुंच गए तब केसी सबके सामने आकर कहती है, सबसे पहले हमारी एजेंसी ने ही परमाणु युद्ध की खबर दी थी और हमारी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बंकर की वजह से आप सब अभी तक सुरक्षित हैं। केसी वहां वीडियो फुटेज के जरिए सबको दिखा रही थी कि कैसे बाहर की दुनिया तबाह हो रही है। सभी लोग पूरा एक दिन उसी सेफ जोन के अंदर बिता देते हैं। जब बाहर धमाके रुक जाते हैं और स्थिति शांत लगती है, तब केसी अपनी एक स्पेशल टीम को बुलाती है। वह उन्हें खास तरह के सूट पहनाकर बाहर की दुनिया में भेजती है ताकि वे वहां के हालात चेक कर सकें और सबको लाइव दिखा सकें। फुटेज में दिखता है कि सच में पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है और न्यूक्लियर बम का जहरीला रेडिएशन फैला हुआ है। अगर कोई बिना सूट के बाहर जाए तो उसकी मौत पक्की है। वहाँ लुकास नाम का टीम मेंबर एक गाड़ी का इंजन चेक कर रहा होता है। जैसे ही वह वहाँ पड़े एक लोहे को हाथ लगाता है, उसके हाथ के ग्लव्स पिघल जाते हैं और उसका हाथ बुरी तरह झुलस जाता है। रेडिएशन इतना ज्यादा था कि लोहा भी आग की तरह गर्म हो चुका था। लुकास की हालत देख बाकी मेंबर्स उसे लेकर तुरंत बंकर के अंदर आ जाते हैं। अब सब आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे कि बाहर तो भयानक रेडिएशन है, तो क्या उन्हें पूरी जिंदगी इसी बंकर में बितानी पड़ेगी। वे सोच कर बहुत अपसेट थे। दूसरी तरफ बंकर की मालकिन केसी अपने लोगों के साथ लुकास की हालत देखने जाती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। केसी और उसकी टीम एक अलग जगह जाकर जश्न मनाने लगते हैं। असल में यह सब केसी और उसकी टीम का एक मास्टर प्लान था। उन्होंने शहर के अमीर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए यह नाटक रचा था। वे चाहते थे कि इन अमीरों को जिंदगी भर बंकर में कैद रखकर बाहर उनकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लें, क्योंकि यहाँ आने से पहले उन्होंने सबसे कागजों पर साइन करवा लिए थे। केसी जानती थी कि इतने रईस लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत बारीकी से प्लानिंग की थी। पहले उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि दुनिया खत्म होने वाली है, फिर ये बंकर बनाया और इसमें सिमुलेशन सिस्टम फिट किया। यहाँ तक कि बंकर के ऊपर धमाके भी उन्होंने खुद ही सेट किए थे ताकि लोगों में डर पैदा हो सके। सेफ जोन में जो वीडियो दिखाए गए थे वे एडवांस एआई सिस्टम से तैयार किए गए थे। उनका प्लान कामयाब रहा क्योंकि अब सब उन पर यकीन करके बंकर में ही रहना चाहते थे। इसी बीच एना जब एक टॉयलेट में थी तो उसे पास से किसी के गिरने की आवाज आती है। वह तुरंत बाहर निकलकर बगल वाले कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोलती है। वहाँ वह देखती है कि एक लड़की खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। एना बुरी तरह डर जाती है और दौड़कर उस लड़की को पकड़ लेती है। वह लड़की के गले से रस्सी काटती है और किसी तरह उसकी जान बचा लेती है। असल में इस बंकर में जितने भी लोग थे वे सब बहुत अमीर थे। अब दुनिया खत्म होने की खबर से उनका सब कुछ छिन चुका था। उनके बंगले, गाड़ियां और करोड़ों की दौलत अब किसी काम की नहीं थी। बाहर की दुनिया में जिस पावर के दम पर वे चलते थे अब वह खत्म हो चुकी थी। वे पूरी तरह कंगाल महसूस कर रहे थे। यही वजह थी कि वह लड़की इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और खुद को खत्म करना चाहती थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि बंकर के लगभग सभी लोग इस माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रहे थे और गहरे डिप्रेशन में थे। इधर केसी सबको भरोसा दिलाती है कि बंकर का ऊपरी हिस्सा अब काफी हद तक ठीक हो चुका है, इसलिए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वे यहाँ आराम से सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद केसी अपनी टीम से मिलने जाती है जहाँ लुकास का मेकअप किया जा रहा था। ये सब इसलिए था ताकि लोगों को लुकास का जला हुआ चेहरा दिखाकर डराया जा सके कि बाहर जाने का अंजाम क्या होता है। दूसरी तरफ जेम्स और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा शुरू
हो जाता है। जेम्स एक अमीर बिजनेसमैन था और हमेशा अपनी मर्जी से जीता था। उसके कई औरतों के साथ अफेयर थे, लेकिन उसकी पत्नी उसे कभी छोड़ नहीं पाई क्योंकि उसे जेम्स के पैसों की जरूरत थी। पर अब जब सब कुछ तबाह हो गया है और जेम्स के पास कोई दौलत नहीं बची, तो उसकी पत्नी की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं रही। वह जेम्स को साफ कह देती है, इतने सालों से तुम्हारे जितने भी अफेयर रहे मैं सब जानती थी, फिर भी मैं चुप रही। पता है क्यों? सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए। लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, न पैसा न रुतबा, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। यह सुनकर जेम्स आग बबूला हो जाता है। जब उसकी पत्नी वहाँ से जाने लगती है तो जेम्स चिल्लाते हुए उसके पीछे भागता है और गुस्से में वहाँ रखा सबका खाना खुद ही खाने लगता है। गार्ड्स उसे ऐसा करते देख तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और इलेक्ट्रिक गन से उसे शॉक देने लगते हैं। तभी मैक्स वहाँ आता है और अकेले ही उन गार्ड्स से भिड़कर अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है। एन वक्त पर केसी वहाँ पहुंचकर मामला शांत कराती है। वहीं हमें एना के माता पिता के बारे में पता चलता है। एना के पिता का नाम हॉवर्ड है। जेम्स की तरह हॉवर्ड और उसकी पत्नी के रिश्ते भी खराब थे। हॉवर्ड की पत्नी एक गरीब परिवार से थी और उम्र में उससे बहुत छोटी थी। उसने भी सिर्फ हॉवर्ड की दौलत और पावर देखकर शादी की थी, पर इतने सालों में उसने कभी उसे दिल से प्यार नहीं किया। इसी बीच मिली नाम की एक लड़की के पास कुछ गार्ड्स आते हैं। वे उसे बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि मिली का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और उन्हें उसकी जरूरत है। गार्ड्स झूठ बोलते हैं कि उनका टीम मेंबर लुकास रेडिएशन की वजह से बहुत बीमार है और उसका आधा खून खराब हो चुका है। उसे बचाने के लिए मिली के खून की जरूरत है। यह कहकर वे मिली को अपने साथ एक अनजान जगह ले जाते हैं। इसके बाद उन लोगों को लुकास के पास ले जाया जाता है। लुकास को उन्होंने मेकअप करके पूरी तरह तैयार रखा था, यहाँ तक कि उन तीनों को वहाँ लाना भी उनकी प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि वे अपनी आंखों से लुकास की हालत देख सकें और सबको जाकर बता सकें। उनका मकसद था कि यह सब देखकर बाकी लोग डर जाएं और बंकर से बाहर जाने की हिम्मत न करें। जब मिली वहाँ लुकास को देखने आती है तो उसे लगता है कि लुकास की हालत वाकई बहुत खराब हो चुकी है। कुछ ही देर में लुकास वहाँ मरने की एक्टिंग करता है और सबको बता दिया जाता है कि लुकास की मौत हो गई है। लुकास की ऐसी हालत देखकर मिली काफी इमोशनल हो जाती है। केसी और उसकी टीम ने जो भी प्लान किया था वह धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। केसी की टीम में जैक नाम का एक लड़का था जो असल में केसी का अपना भाई था। जैक काफी बीमार रहता था, इसलिए केसी हमेशा अपने भाई को अपने पास ही रखती थी। अब केसी अपने सभी वर्कर्स से कहती है कि अब उनके प्लान के अगले कदम पर चलने का वक्त आ गया है। केसी यहाँ सबको बताती है कि उसने हॉवर्ड के बारे में सारी जानकारी कैसे निकाली थी। हॉवर्ड जिस खानदान में पैदा हुआ था वह पहले से ही बहुत अमीर था। बड़े होने के बाद हॉवर्ड ने अपना फैमिली बिजनेस संभालना शुरू किया और पैसों की कोई कमी न होने के कारण वह बहुत कम समय में एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। देखते ही देखते वह 7 कंपनियों का मालिक बन गया और उसने इतनी दौलत कमाई कि उसका नाम दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। केसी ने बचपन से देखा था कि कैसे अमीर लोग गरीबों को नीची नजर से देखते हैं। अपनी पावर और रुतबा बनाए रखने के लिए वे गरीबों के आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं ताकि उन पर हमेशा अपना जुल्म और अत्याचार जारी रख सकें। इसीलिए वह अमीरों से नफरत करती थी। इसी नफरत की वजह से उसने अपनी एक टीम बनाई थी जिसमें सभी लोग गरीब तबके के थे, क्योंकि वही केसी की सोच को समझकर उसके साथ काम कर सकते थे। केसी और उसकी टीम का असली मकसद इन सभी अमीर लोगों को यहाँ बंदी बनाकर रखना था ताकि बाहर मौजूद उनकी सारी धन दौलत और जायदाद को वे गरीबों में बांट सकें। वे चाहते थे कि समाज में अमीर और गरीब के बीच का यह फर्क खत्म हो जाए और गरीबों को कभी समाज में छोटा बनकर न रहना पड़े। केसी यह बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह दुनिया खत्म होने का कोई प्लान बनाती है तो अमीर लोग कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि वे खुद को बचाने के लिए चाहे कितना भी पैसा लगे सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। केसी और उसकी टीम सबसे पहले हॉवर्ड की प्रॉपर्टी को टारगेट करते हैं। वे उसकी सारी संपत्ति गरीबों में बांटना चाहते थे, इसीलिए अब उन्हें यह पता लगाना था कि हॉवर्ड का पैसा कहाँ कहाँ है। उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। इधर केसी बंकर के सभी लोगों को बुलाकर कहती है कि दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और अब खाने पीने का स्टॉक बहुत कम बचा है। वह झूठ बोलती है कि कल रात जेम्स ने बिना इजाजत सबका खाना अकेले खा लिया, इसलिए अब से सबको और भी कम खाना मिलेगा। केसी ने यह सब इसलिए कहा ताकि लोग हालात को लेकर और सीरियस हो जाएं और उन पर कोई शक न करे। केसी सबके सामने मैक्स को बहुत बुरा भला कहती है क्योंकि मैक्स ने कल रात उनके गार्ड पर हाथ उठाया था और उनसे उनकी एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली शॉटगन छीन ली थी। केसी मैक्स से वह गन वापस करने को कहती है। यहाँ कहानी में एक और बड़ा खुलासा होता है। इन अमीर परिवारों को बंकर में कैद करने से पहले केसी की टीम ने एक बहुत ही एडवांस प्लान बनाया था ताकि शहर से इतने बड़े लोगों के गायब होने पर किसी को शक न हो। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एआई के जरिए इन सभी लोगों के हूबहू दिखने वाले एआई क्लोन तैयार किए थे। बंकर में घुसते वक्त जो मोबाइल फोन जमा किए गए थे वही उनके सबसे बड़े हथियार थे। केसी की टीम उन फोन्स का इस्तेमाल करके हर शख्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एआई जनरेटेड वीडियोस डालती रहती थी जिसमें दिखाया जाता था कि वे सब अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मना रहे हैं। इससे बाहर की दुनिया में किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। जब भी किसी का कॉल या मैसेज आता तो एआई सिस्टम
सिस्टम अपने आप उनकी आवाज कॉपी करके जवाब दे देता था। आज जब एआई सिस्टम से सबके फोन कनेक्टेड थे, तभी हॉवर्ड के फोन पर उसके बिजनेस पार्टनर स्टैन का कॉल आता है। स्टैन बहुत गुस्से में था क्योंकि हॉवर्ड के साथ उसकी एक बहुत बड़ी डील चल रही थी। स्टैन वीडियो कॉल पर कहती है, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुम जानते हो ये डील कितनी जरूरी है। तुम फौरन मुझसे मिलो, वरना तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। स्टैन की बातें सुनकर केसी और उसकी टीम थोड़ी टेंशन में आ जाती है। बंकर के अंदर अब सभी अमीर लोगों का सब्र टूट रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे कंगाल हो चुके हैं, इसलिए हर परिवार में झगड़े शुरू हो गए। किसी की पत्नी अपने पति को छोड़ रही थी, तो कहीं बच्चे अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे थे। अब सबका असली चेहरा सामने आ रहा था। इन रईसों को एहसास हो रहा था कि अब तक उन्हें जो इज्जत मिली वह सिर्फ उनके पैसों की वजह से थी, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं थी। इसी बीच केसी की टीम हॉवर्ड का एआई मॉडल तैयार कर लेती है ताकि वे स्टैन से वीडियो कॉल पर बात कर सकें। एआई के जरिए बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि कुछ महीने पहले हॉवर्ड और स्टैन ने अपनी सारी ब्लैक मनी लगाकर एक बहुत बड़ी कंपनी खोलने का प्लान बनाया था। सब कुछ तैयार था, लेकिन हॉवर्ड अचानक गायब हो गया, इसीलिए स्टैन उसे बार बार कॉल कर रहा था। केसी तब हॉवर्ड के एआई मॉडल के जरिए चालाकी से स्टैन से यह भी उगलवा लेती है कि वे बिजनेस के लिए जिस ब्लैक मनी की बात कर रहे थे वह असल में कहाँ है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वह सारी दौलत हॉवर्ड के घर की एक सीक्रेट जगह पर छिपी है, जिसे खोलने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत है, लेकिन वह पासवर्ड सिर्फ असली हॉवर्ड ही जानता है। अब केसी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर मास्टर प्लान बनाती है कि वे हॉवर्ड को अपनी बातों के जाल में फंसाकर किसी भी तरह वह सीक्रेट पासवर्ड हासिल करेंगे। फिर वे उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके हॉवर्ड और स्टैन की सारी ब्लैक मनी निकाल देंगे और उसे गरीबों में बांट देंगे। इसी बीच केसी एक जगह उदास बैठी अपने बीते कल के बारे में सोच रही थी। जब केसी सिर्फ 12 साल की थी, तब वह अपने भाई जैक के साथ एक स्कूल में पढ़ती थी जहां ज्यादातर बच्चे अमीर घरों के थे। वे अमीर स्टूडेंट्स केसी और जैक को हमेशा नीची नजर से देखते थे, उन्हें छोटा आदमी कहकर चिढ़ाते और उनका मजाक उड़ाते थे। केसी और उसका भाई पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन गरीब होने के कारण उनके टैलेंट की कोई कद्र नहीं थी। हालात तब और बिगड़ गए जब केसी की माँ उनके पिता की तंगहाली और नशे की लत से तंग आकर एक छोटी सी चिट्ठी छोड़कर उन्हें छोड़कर चली गई। तब से केसी और जैक का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। उन दोनों ने एक दूसरे के सहारे बड़े होने का फैसला किया और समझ लिया कि उन्हें अपना भविष्य खुद ही बनाना होगा। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और कई डिग्रियां हासिल की। रिसर्च करते करते दोनों भाई बहन ने अपना खुद का एक बहुत ही एडवांस एआई सिस्टम तैयार कर लिया। उन्हें लगा कि अब वे लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें कड़ी हकीकत का एहसास हुआ कि बिना पैसे और पावर के इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने टेक्नोलॉजी तो बना ली थी, लेकिन उनके पास उसे मार्केट में लॉन्च करने के लिए फंड नहीं था। वे मदद के लिए कई कंपनियों के पास गए, पर किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उल्टा लोग उनके काम का मजाक उड़ाते थे। जो कंपनियां फंड देने को तैयार भी हुई, वे बिजनेस का सारा कंट्रोल और बड़ा हिस्सा अपने पास रखना चाहती थी। धीरे धीरे केसी को समझ आ गया कि अमीर लोग कभी उनके जैसे मेहनती और टैलेंटेड लोगों को ऊपर नहीं उठने देंगे। जहां अमीर घरों के बच्चे कुछ न करके भी सिर्फ पैसों के दम पर बड़ी कंपनियों के मालिक बन रहे थे, वहीं गरीब और भी नीचे गिरता जा रहा था। केसी को यह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह समाज के हर गरीब की मदद करेगी। उसने अपने भाई के साथ मिलकर बनाए गए एआई सिस्टम को इस मिशन का हथियार बनाया। केसी ने अपनी टीम में सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना जो उसकी और जैक की तरह टैलेंटेड थे, लेकिन पैसों की कमी और अमीर लोगों के घमंड की वजह से लाइफ में ठोकरें खा चुके थे। इसी तरह केसी आज तक अपने इस पूरे मिशन को आगे बढ़ा रही है। अब हमें केसी दिखाई देती है जो अपनी टीम को बताती है कि उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। उसे समझ आ गया है कि हॉवर्ड से पासवर्ड कैसे उगलवाना है। केसी जानती है कि हॉवर्ड को इस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है अटेंशन। चूंकि बंकर में आने के बाद से हॉवर्ड सबकी उपेक्षा का पात्र बन गया था, इसलिए अगर कोई उसकी परवाह करेगा तो हॉवर्ड उस पर तुरंत भरोसा कर लेगा। केसी अपनी एक वर्कर इंग्रिड को हॉवर्ड के पास भेजती है। इंग्रिड हॉवर्ड के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है और उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। जल्दी ही उनके बीच दोस्ती हो जाती है और वे साथ में वक्त बिताने लगते हैं। इंग्रिड हॉवर्ड से कहती है कि बोरियत दूर करने के लिए वे एक गेम खेल सकते हैं जिसमें वे एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताएंगे। बातों बातों में इंग्रिड झूठ बोलती है कि उसके कुछ सीक्रेट लॉकर थे जिनमें उसकी सारी जमा पूंजी थी जो दुनिया की तबाही में खत्म हो गई। वह अपने नकली लॉकर के पासवर्ड बताने का नाटक करती है, जिसे सच मानकर हॉवर्ड भी भावुक हो जाता है। वह न केवल अपना सीक्रेट पासवर्ड बता देता है, बल्कि अपने बैंक और जहां जहां पैसा छिपा था उन सब की डिटेल्स इंग्रिड को दे देता है। यहाँ भी केसी का प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाता है। अगले दिन केसी की टीम हॉवर्ड के एआई मॉडल के जरिए उसके पार्टनर स्टैन को फोन करती है। एआई हॉवर्ड कहता है, मैं अभी देश से बहुत दूर हूँ, मैं तुम्हें ब्लैक मनी वाले लॉकर का पासवर्ड दे रहा हूँ, तुम वहाँ से सारे पैसे निकाल लो और एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू करो क्योंकि मुझे लौटने में वक्त लगेगा। केसी यहाँ एक और चाल चलती है। वह स्टैन को एक खास कंपनी खरीदने के लिए कहती है
जो असल में केसी की टीम द्वारा बनाई गई एक फ्रॉड कंपनी थी। जैसे ही स्टैन उस कंपनी को खरीदेगा, हॉवर्ड और स्टैन का सारा पैसा केसी के हाथ में आ जाएगा। इसी तरह वे बंकर में मौजूद बाकी अमीरों को भी कंगाल करने का प्लान बना चुके थे। दूसरी तरफ मैक्स को यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसे खासकर उन ब्रेसलेट्स पर शक होता है जो सबको पहनाए गए थे। उन्हें बताया गया था कि ये हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस हैं, लेकिन जब मैक्स गौर से देखता है तो उसे उसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन छिपा हुआ मिलता है। मैक्स समझ जाता है कि केसी और उसकी टीम उनकी हर बात सुन रही है। मैक्स तय करता है कि वह बंकर का सच सामने लाएगा, लेकिन वह जानता है कि वह यह अकेले नहीं कर सकता। उसे एक साथी की जरूरत है, इसीलिए वह एना से दोस्ती करने की कोशिश करता है। माइक्रोफोन से बचने के लिए मैक्स कागज के टुकड़ों पर लिखकर एना से बात करता है। वह एना को चुप रहने का इशारा करता है और लिखकर बताता है कि जिसे वे हेल्थ डिवाइस समझ रहे हैं वह असल में एक जासूसी यंत्र है जिसके जरिए उनकी बातें सुनी जा रही हैं। मैक्स एना को समझाता है कि यहाँ कोई भी इस बात को लेकर पक्का नहीं हो सकता कि बाहर सच में परमाणु युद्ध हुआ है या नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी देखा है वह सब केसी और उसकी टीम ने दिखाया है। हो सकता है कि यह सब एक बड़ा धोखा हो। सच जानने के लिए उन्हें एक ठोस प्लान की जरूरत है, जिसमें मैक्स को एना की मदद चाहिए। मैक्स एना से कहता है कि अब से वे दोनों सबके सामने प्यार का नाटक करेंगे। केसी की टीम उन पर नजर रख रही थी और उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि जो एना कल तक मैक्स की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, वह अचानक उसके इतने करीब कैसे आ गई। प्लान के मुताबिक मैक्स और एना सबसे पहले बंकर की बिजली काट देंगे ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर वे बाहर जाकर सच देख सकें, लेकिन बाहर जाने के लिए उन्हें सेफ्टी सूट चाहिए। मैक्स एना को काम सौंपता है कि अंधेरा होते ही वह 2 सूट चोरी कर ले, जबकि मैक्स कंट्रोल रूम ढूंढेगा। इसके बाद मैक्स एना को अपने कमरे में ले जाता है और तेज रोमांटिक म्यूजिक बजा देता है ताकि माइक्रोफोन उनकी बातें न पकड़ सके। वे वहाँ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वे इंटीमेट होने वाले हों, जिससे गार्ड्स उन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। वहाँ मैक्स एना को कमरे के अंदर एक सीक्रेट एग्जिट गेट दिखाता है। अब उन्हें बस गार्ड्स को भटकाने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करना था। एना बताती है कि वह केमिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी है और उसके पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे वह एक छोटा बम बना सकती है। दूसरी तरफ केसी का प्लान जारी था। स्टैन उस कंपनी को देखने जाता है जिसे एआई हॉवर्ड ने खरीदने को कहा था, लेकिन उसे कंपनी पसंद नहीं आती। केसी तुरंत लुकास को एक बड़े इन्वेस्टर के रूप में वहां भेजती है। लुकास स्टैन के सामने उस कंपनी की बोली और शेयर की कीमत बढ़ाने लगता है ताकि स्टैन को लगे कि यह कंपनी बहुत कीमती है और वह लालच में आकर उसे खरीद ले। इसी बीच मैक्स बंकर का कंट्रोल रूम ढूंढ लेता है और सिस्टम बंद कर देता है। बिजली कटते ही हॉवर्ड का एआई मॉडल बंद हो जाता है और स्टैन के साथ चल रही वीडियो कॉल कट जाती है। स्टैन उलझन में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद मैक्स और एना सिस्टम दोबारा चालू कर देते हैं क्योंकि उनका काम हो चुका था। केसी तुरंत फिर से स्टैन से संपर्क करती है और एआई हॉवर्ड के जरिए कहती है, मुझ पर भरोसा करो और जल्दी से डील फाइनल करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्टैन मान जाता है। इधर मैक्स और एना अपने बनाए बम के फटने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच मैक्स भावुक होकर एना से कहता है कि वह एनी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था और एना में उसे एनी की ही झलक दिखती है। एना समझ जाती है कि मैक्स शायद अपनी भावनाएं जाहिर कर रहा है। हालांकि उसने मैक्स को माफ कर दिया था, लेकिन वह अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती थी, इसलिए वह साफ कह देती है कि अगर मैक्स के मन में ऐसा कुछ है तो वह उसे निकाल दे। उधर केसी अब स्टैन को फंसाने के लिए अपनी दूसरी वर्कर इंग्रिड का इस्तेमाल करती है। इंग्रिड स्टैन से दोस्ती करती है और उसे यकीन दिलाती है कि वह कंपनी बहुत अच्छी है। स्टैन इंग्रिड की खूबसूरती और बातों में आकर पार्टी करने लगता है। आखिर में वह कंपनी खरीदने पहुंचता है जहां लुकास पहले से ही नकली बोली लगा रहा था। लुकास को डबल दाम बोलते देख स्टैन भी मजबूर होकर और ज्यादा कीमत पर वह फ्रॉड कंपनी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लुकास और स्टैन के बीच बोली बढ़ते बढ़ते जब केसी को लगा कि स्टैन अपनी आखिरी रकम तक पहुंच चुका है, तब वे अपने प्लान के मुताबिक उस दाम पर कंपनी बेचने को राजी हो गए और स्टैन को जिता दिया। स्टैन जैसे ही कागजों पर साइन करने वाला था, केसी के एआई सिस्टम में फिर से गड़बड़ होने लगी। केसी डर गई क्योंकि स्टैन बस पैसे ट्रांसफर करने ही वाला था। खुशकिस्मती से कुछ ही देर बाद केसी के अकाउंट में सारे पैसे आ गए, यानी उनका मिशन कामयाब रहा। लेकिन ठीक उसी वक्त एना और मैक्स का लगाया हुआ बम फट गया। पूरे बंकर में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और गार्ड्स भी चेक करने के लिए अंदर दौड़ पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स और एना पिछले एग्जिट गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। इधर स्टैन कंपनी खरीदने के बाद बड़े रिलैक्स होकर अपने प्राइवेट जेट से घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी जिसमें इंग्रिड की माँ की फोटो थी, जो असल में थाईलैंड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, जबकि इंग्रिड ने कहा था कि उसके माता पिता बिजनेसमैन हैं। स्टैन को फौरन एहसास हुआ कि उसके साथ स्कैम हुआ है। उसने इंग्रिड के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए, पर वे सब डिलीट हो चुके थे। स्टैन बिना वक्त गंवाए वापस उस कंपनी पहुंचा, पर वहां अब कोई नहीं था। उसने तुरंत हॉवर्ड को वीडियो कॉल किया और कुछ प्राइवेट सवाल पूछे, जैसे वे दोनों कहां घूमने गए थे और हॉवर्ड किस कॉलेज में पढ़ा था। जब हॉवर्ड का एआई इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया, तब स्टैन समझ गया कि वह जिससे बात कर रहा था वह हॉवर्ड नहीं बल्कि एक एआई कैरेक्टर था जिसने उसे
कंगाल कर दिया। केसी और उसकी टीम का पहला मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने हॉवर्ड और उसके दोस्त के सारे पैसे हड़प लिए थे और अब वे बाकी सदस्यों के साथ भी यही करने की तैयारी में थे। दूसरी तरफ एना और मैक्स सेफ्टी सूट पहनकर बंकर के दरवाजे के एकदम सामने पहुंच चुके थे। उन्हें लग रहा था कि बाहर कदम रखते ही उन्हें पता चल जाएगा कि दुनिया बिल्कुल ठीक है और वे केसी के खिलाफ एक्शन लेकर अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैक्स धीरे से दरवाजा खोलता है। सूरज की ताजा रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। मैक्स बड़ी हैरानी और सुकून से बाहर की रोशनी को देखता है क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने दुनिया का असली उजाला देखा था और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।